हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है नाड़ी दोष और 8 नक्षत्रों के बारे में आज जानकारी दूंगा। 8 ऐसे नक्षत्र, यदि इन नक्षत्रों में आपका जन्म है तो कुंडली मिलान करते समय नाड़ी दोष नहीं लगता है, नाड़ी दोष नहीं देखना चाहिए। चाहे कंप्यूटर में लिखा हो कि 8 में से 0 गुण हैं, फिर भी विवाह किया जा सकता है। नाड़ी दोष के कारण हम अच्छे अच्छे मिलान छोड़ देते हैं, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे हमारे नए दर्शक, वे भी इस विषय को जान पाएंगे जो अभी जुड़े हैं। 3 प्रकार की नाड़ी ज्योतिष शास्त्र में मिलान करते समय देखी जाती है, आदि, मध्य और अंत्य। इसी को क्रमशः यदि समझें तो वात, पित्त और कफ। आदि, वात, मध्य, पित्त और अंत्य का अर्थ है कफ रोग देखा जाता है। तो इसको स्वास्थ्य से जोड़ा जाता है और बहुत सी बार बुरा भी सुनने में आता है कि यदि विवाह करेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 100% अगर देखें तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि दोनों की नाड़ी एक हो और स्वास्थ्य खराब हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और वीडियो पूरा देखेंगे तो समझ पाएंगे, इस विषय को जान पाएंगे। कंप्यूटर में गुण देखते समय नाड़ी के आगे 8 के अंक लिखे होते हैं, उसके आगे 8 में से कितने प्राप्त हुए? 0। तो आप यह मान लेते हैं कि नाड़ी दोष हो गया। मिलान को आप स्वयं घर बैठे ही छोड़ देते हैं और फिर बाद में वैसे अच्छे मिलान नहीं आ पाते हैं। जब तक आप नाड़ी दोष के बारे में अच्छा अध्ययन नहीं करेंगे, ज्योतिष शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको इसके परिहार सूत्र नहीं मिल पाएंगे। तो नाड़ी दोष जो है सभी परिस्थितियों में नहीं लगता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे नाड़ी दोष जो है वह नक्षत्र के आधार पर देखा जाता है। आज मैं 8 नक्षत्र बता रहा हूँ, हो सकता है इसमें से आपका नक्षत्र भी हो, जन्म नक्षत्र। अब यहाँ बात होगी जन्म नक्षत्र की। और जन्म नक्षत्र कैसे देखते हैं? आपकी जो जन्म राशि है, चंद्र राशि है, जब जिस दिनांक में आपका जन्म हुआ है उस समय चंद्रमा किस नक्षत्र और उस नक्षत्र के किस चरण पर है, यही स्थिति देखनी है और उसी नक्षत्र के आधार पर नाड़ी देखी जाती है। तो चंद्रमा आपके जन्म के समय में जिस नक्षत्र में हो और जिस चरण पर हो, उस आधार पर, विशेषकर उस नक्षत्र के आधार पर नाड़ी देखी जाती है। अलग अलग नक्षत्रों में अलग अलग नाड़ी होती है, लेकिन आदि, मध्य और अंत्य इन तीनों में से ही होगी। आद्य भी इसे ही कहते हैं। जैसे आदि नाड़ी जो है उसे आद्य नाड़ी भी कहते हैं। आदि और आद्य एक ही बात है। तो कुल मिलाकर 8 नक्षत्र, जिसमें सबसे पहला नक्षत्र है, मैं आपको बता दूं, रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र जो है यह वृषभ राशि में आता है। यदि कोई लड़का है या लड़की है और उनका रोहिणी नक्षत्र है और मिलान कर रहे हैं, 28 गुण मिल गए हैं, दोनों का नक्षत्र रोहिणी है, चाहे चरण एक ही क्यों न हो, नाड़ी दोष बिल्कुल नहीं लगेगा। रोहिणी नक्षत्र जो है यह वृषभ राशि में आता है। जितने भी वृषभ राशि वाले जातक हैं और उनकी विशेष अगर नक्षत्र वाली स्थिति देखें, रोहिणी नक्षत्र यह अंत्य नाड़ी में आता है। यह नक्षत्र की जो है इसकी अंत्य नाड़ी होती है। इनमें जन्म लेने वाले जातकों की अंत्य नाड़ी होती है। अब दोनों की अंत्य नाड़ी है, आप जब कंप्यूटर से मिलान देखेंगे तो वहाँ पर नाड़ी दोष लिखा हुआ मिलेगा, फिर आप उस मिलान को छोड़ देंगे। लेकिन दोनों का रोहिणी नक्षत्र है तो विवाह को किया जा सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। दोनों का एक चरण है तब भी विवाह किया जा सकता है। दूसरा नक्षत्र आता है मृगशीर नक्षत्र। अब आप पूछेंगे कि यह जानकारी मैं कहाँ से दे रहा हूँ? तो ज्योतिष शास्त्र की मिलान की, मेलापक की जितनी भी पुस्तकें हैं, उन सब पुस्तकों में आपको यह जानकारी मिल जाएगी, जहाँ नाड़ी दोष, उसके परिहार सूत्र दिए गए हैं। जो ऑथेंटिक पुस्तकें हैं उनको लाएं, उनको पढ़ें, उनका अध्ययन करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। जनरली तो होता यह है कि हम एक लाइन पढ़ ली हमने कि दोनों की नाड़ी एक हो, नाड़ी दोष लगता है, बस इतना सा पढ़ लेने से मिलान नहीं हो पाएगा। अगर इतना सा पढ़ लिया, और पंचांग में हम गुण देखते हैं, बहुत सी बार हम पंचांग से ही तो गुण देखते हैं। तो जहाँ जाएंगे जिन पंडित जी के पास, वे भी पंचांग से गुण देखेंगे।
पंचांग में सबसे बड़ी बात सोचने की यह है कि जो सारणी पंचांग में बनी हुई होती है वह न्यूनतम गुणों की होती है, अधिकतम गुणों की सारणी वह नहीं होती है। उसमें जोड़ तोड़ करके कुछ गुण अगर दोष हैं, विशेषकर भकुट दोष जिसके बारे में मैं पूर्व में भी जानकारी दे चुका हूँ, 7 गुण उसके जुड़ जाते हैं। तो दोष जहाँ है ही नहीं तो वहाँ गुण वृद्धि हो जाती है, मिलान शुभ हो जाता है। तो इस बात को समझना भी जरूरी है कि हम जो पंचांग से सारणी देख रहे हैं, अक्सर पंडित भी देखते हैं, तो जो सारणी पंचांग में बनी हुई होती है वह फाइनल सारणी नहीं है, फाइनल चार्ट नहीं है। जो गुण आप कंप्यूटर से देख रहे हैं वह सारणी भी फाइनल सारणी नहीं है। उसमें जो गुण दिए हुए हैं उसमें वृद्धि भी हो सकती है। उसको कब समझेंगे? जब तक उसको नहीं समझेंगे इस विषय को नहीं जान पाएंगे। दूसरा नक्षत्र है मृगशीर। यह नक्षत्र वृषभ राशि में भी आता है और मिथुन राशि में भी आता है। 2 चरण वृषभ में, वे वो अक्षर, और क की मिथुन राशि में 2 चरण, तीसरा और चौथा चरण। तो मृगशीर जो नक्षत्र है, इनमें जितने भी जातक जन्म लेते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इनकी मध्य नाड़ी होती है, दोनों की नाड़ी मध्य है, दोनों का मृगशीर नक्षत्र है, लेकिन विवाह किया जा सकता है, नाड़ी दोष नहीं लगेगा। इस बात को समझ लें, चाहे वृषभ राशि हो चाहे मिथुन हो, लेकिन मृगशीर नक्षत्र है तो दोष नहीं लगेगा। इसके अलावा भी अनेक सूत्र हैं, आगे आने वाले समय में और रिपीट करूंगा और बताऊंगा, लेकिन उनको समझेंगे और पक्की धारणा बनाएंगे तभी मिलान हो पाएगा। एक बात और समझ लें, आप जो आप गुण देखते हैं, मिलान की प्रक्रिया में गुण मिलान 50% भी मायने नहीं रखता है। इस बात को आप समझ लें। जैसे मान लीजिए आप कोई पेपर दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं और 100 में से नंबर आते हैं, तो वहाँ यदि आप गुण मिलान की स्थिति को समझें, जो 36 में से गुण मिलते हैं, वह स्थिति मुश्किल से 33% 30% ही होती है। यदि 36 में से 36 गुण भी मिल गए तब भी आप यह मानकर चलें कि वह मिलान केवल 33% ही हुआ है। अभी तक 66% मिलान आपको और देखना है। कहाँ देखना है? कुंडली में। कुंडली मिलान में मांगलिक स्थिति, सप्तम भाव की स्थिति, सप्तम भाव में कौन सी राशि है, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, वह अस्त तो नहीं, वह नीच का तो नहीं, छठे 8वें 12वें में तो नहीं, उसकी बुरी स्थिति तो नहीं, सप्तम भाव में कहीं पाप ग्रह तो नहीं। तो वे सारी स्थितियाँ कब समझेंगे? वे भी इस चैनल के माध्यम से बहुत सी बार बताई गई है, आगे भी बताई जाएगी। तो कुंडली मिलान की जो स्थिति है उसको सबसे पहले देखना चाहिए। उसके बाद जो है गुण मिलान तो देखने ही हैं, लेकिन 18 से ऊपर गुण मिल गए बहुत है। बहुत सी बार गुण कम हैं तब भी भकुट के 7 गुण और जुड़ गए। मान लीजिए किसी राशि में, जैसे मेष राशि और सिंह राशि है, दोनों में मित्रता है, तो ऐसी स्थिति में भकुट दोष लगेगा ही नहीं। नवम पंचम भकुट दोष लगता है यहाँ पर, लेकिन राशि मित्रता होने से वह दोष समाप्त हो जाएगा, 7 गुण और जुड़ जाएंगे। तो गुण जो आपको प्राप्त हुए उसमें 7 गुण और जोड़ने हैं। अगर आप पंचांग से देखेंगे तो वहाँ एक फिक्स गुण लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन उसमें मेष और सिंह राशि का मिलान करते समय तो यह जानकारी अनेक बार दे चुका हूँ। फिर तीसरा नक्षत्र आता है आर्द्रा नक्षत्र। यह मिथुन राशि में आता है। अब लड़के और लड़की दोनों का आर्द्रा नक्षत्र हो, आद्य नाड़ी होती है या आदि नाड़ी होती है आर्द्रा नक्षत्र में, ऐसी स्थिति में दोनों का आर्द्रा नक्षत्र हो, विवाह किया जा सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगला नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, कर्क राशि में आता है। इसके चारों पद कर्क राशि में आते हैं। मध्य नाड़ी होती है पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वालों की। लड़के लड़की दोनों का पुष्य नक्षत्र है, चाहे चरण प्रथम ही क्यों ना हो। ध्यान से सुने, फिर आप वापस प्रश्न करते हैं कि हम दोनों का पुष्य नक्षत्र है, दोनों का चरण ये है, लेकिन कोई सा भी चरण हो, दोनों का एक ही चरण क्यों ना हो, दोनों का प्रथम चरण में जन्म हो, फिर भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा इस नक्षत्र में। अगर आप कई पंचांग भी हैं उनमें भी पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पर पंचांग और पुस्तकों का नाम नहीं लूँगा। सीधी सी बात है कि आप बाज़ार में जाएं, अच्छा प्रामाणिक पंचांग खरीदें या अच्छी कोई मेलापक मिलान की पुस्तक खरीदें और उसमें नाड़ी दोष से संबंधित व्याख्या को अच्छी तरह से समझें, तब जाकर इस विषय को समझ पाएंगे।
इसके अलावा बहुत सी ऐसी पुस्तकें भी हैं जहाँ विद्वानों ने, शास्त्रकारों ने यह भी लिखा है, और आज के आधुनिक विद्वान भी हैं, उन्होंने मिलान की व्याख्या लिखी है कि लड़के और लड़की दोनों की राशियों में मित्रता नहीं है। ध्यान से सुने, दोनों की राशियों में मित्रता नहीं है, गुण भी कम है, नाड़ी दोष भी हो रहा है, उसके बाद भी दोनों स्वस्थ हैं, संतान भी हो रही है, क्योंकि उनकी कुंडली में ग्रहों के अच्छे योग हैं, उनसे उनको लाभ मिलता है। तो केवल मात्र नाड़ी दोष देखने से मिलान गलत साबित नहीं होता है। अगला नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। यह तुला और वृश्चिक दोनों राशियों में आता है। यदि दोनों का, लड़के लड़की दोनों का विशाखा नक्षत्र है, दोनों का एक ही चरण है, मान लीजिए दोनों का प्रथम चरण है, दोनों का द्वितीय है, दोनों का तृतीय है, दोनों का चौथा चरण है, तब भी इस नक्षत्र में नाड़ी दोष नहीं लगता है। अगला नक्षत्र है श्रवण। यह मकर राशि में आता है। इसके चारों चरण मकर राशि में आते हैं। खी खू खे खो 4 अक्षर होते हैं इसमें। तो नक्षत्र जो है श्रवण नक्षत्र, इसमें जन्म है लड़के और लड़की दोनों का मिलान हो रहा है, नाड़ी दोष नहीं लगेगा। इसमें कुछ स्थितियां और है, वे भी समझाऊंगा आगे आपको। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। यह मीन राशि में आता है, मध्य नाड़ी होती है। श्रवण नक्षत्र इससे पहले बताया, उसकी अंत्य नाड़ी होती है। दोनों की अंत्य नाड़ी है। कंप्यूटर में देखेंगे दोनों का श्रवण नक्षत्र है, नाड़ी दोष बता रहा है, लेकिन वास्तव में लगता नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं श्रवण नक्षत्र में नाड़ी दोष मान्य नहीं है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, यह मीन राशि में आता है, मध्य नाड़ी होती है। इनमें जन्म लेने वाले जातकों की मध्य नाड़ी होती है। दोनों का चरण कोई सा भी क्यों ना हो, दोनों का जन्म इस नक्षत्र में है तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा। फिर एक नक्षत्र और है रेवती। रेवती अंतिम नक्षत्र है। इसके चारों चरण मीन राशि में आते हैं। इससे पहले उत्तरा भाद्रपद बताया, वह भी मीन राशि में आता है, और रेवती भी मीन राशि में आता है। रेवती नक्षत्र में जन्म हो लड़के लड़की दोनों का, तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा, मिलान किया जा सकता है। गुण मिलान की दृष्टि से तो यहाँ पर यह मिलान देखा जा सकता है। फिर आगे कुंडली मिलान को भी देखना जरूरी है। केवल आपने गुण देख लिए, यह ठीक बात नहीं है। कुंडली को भी देखना बहुत जरूरी है। जब तक कुंडली नहीं देखेंगे, केवल गुण से काम नहीं चलेगा। कुल मिलाकर मेरे कहने का सीधा सा अर्थ यही है कि गुण मिलान में नाड़ी दोष या जो गुण मिलान की स्थिति है उसको देखने के साथ साथ कुंडली मिलान सबसे पहले देखना है। कुंडली की क्या स्थिति है, कुंडली में ग्रह क्या बोल रहे हैं, आगे आने वाली दशाएं कैसी है लड़के और लड़की की। तो रोहिणी, मृगशीर, आर्द्रा, पुष्य, विशाखा, श्रवण, उत्तरा भाद्रपद, रेवती 8 नक्षत्र ऐसे हैं। एक ही नक्षत्र हो दोनों का, और दोनों का चरण भी एक ही हो, तब भी नाड़ी दोष इनमें नहीं लगता है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि जैसे मान लीजिए, मैं आपको समझा दूं कि जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो रोहिणी नक्षत्र की अंत्य नाड़ी है, और मान लीजिए ऐसा कोई नक्षत्र है जिसमें भी अंत्य नाड़ी आ रही है, जैसे रेवती नक्षत्र है, अंत्य नाड़ी है, तो यहाँ राशि मित्रता नहीं है। वहाँ पर गुण भी देखने होंगे, 18 से गुण अधिक हैं, और कुंडली मिलान की स्थिति अच्छी है, तब भी राशि मित्रता नहीं है। इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शास्त्रकारों ने तो, आधुनिक जो विद्वान हैं, उन्होंने कई ऐसे उदाहरण पुस्तकों में दिए हैं कि राशि मित्रता नहीं है, दोनों की नाड़ी एक है, फिर भी संतान भी है, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा है, सब स्थितियाँ अच्छी है। तो कहने का तात्पर्य कुंडली मिलान ज़्यादा जरूरी है। अब मैं आपको एक नक्षत्र और बताता हूँ। यह नक्षत्र है, कहीं कहीं विद्वानों ने इसको भी लिखा है मगा नक्षत्र। दोनों का यदि मगा नक्षत्र हो, लड़के लड़की दोनों का, सिंह राशि में आता है मगा नक्षत्र, इसमें अंत्य नाड़ी आती है, तो इसी स्थिति में दोनों का नक्षत्र मगा है, चाहे चरण कोई सा भी क्यों ना हो, मिलान किया जा सकता है, नाड़ी दोष नहीं लगेगा। अब इसमें एक विषय और समझें, जैसे रोहिणी नक्षत्र अंत्य नाड़ी है, मगा नक्षत्र अंत्य नाड़ी है। अब मान लीजिए लड़का रोहिणी नक्षत्र का है, वृषभ राशि है, लड़की मगा नक्षत्र अंत्य नाड़ी है। अब आप कहेंगे कि दोनों की अंत्य नाड़ी है, लेकिन दोनों का रोहिणी मगा नक्षत्र है, तो क्या विवाह कर सकते हैं? राशि मित्रता यहाँ पर नहीं है, तो इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। राशि मित्रता है तो फिर भी किया जा सकता है। जैसे पुष्य नक्षत्र है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, दोनों की मध्य नाड़ी है,
अब यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि बहुत से विद्वानों ने मीन और कर्क में, मीन राशि और कर्क राशि में नवम पंचम भकुट दोष बताया है, लेकिन वहाँ पर लड़के की मीन है और लड़की की कर्क है तो दोष थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। इससे विपरीत है, लड़की की मीन है, लड़के की कर्क है और पुष्य और उत्तरा भाद्रपद में से नक्षत्र है तो विवाह करने में कोई बड़ी समस्या नहीं है। इस बात को भी समझ लीजिए। जैसे मगा नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र है, मगा नक्षत्र की अंत्य नाड़ी है, रेवती नक्षत्र में अंत्य नाड़ी है, दोनों की अंत्य नाड़ी है, लेकिन यहाँ पर राशि मित्रता है। मगा नक्षत्र सिंह राशि में आता है, रेवती नक्षत्र मीन राशि में आता है, तो फिर राशि मित्रता का क्या महत्व रहा। सिंह राशि, मीन राशि, मीन मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह। अब यहाँ पर यूँ देखो तो षडाष्टक दोष बताएंगे, मृत्यु षडाष्टक बता देंगे, लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि सिंह राशि और मीन राशि का मिलान किया जा सकता है क्योंकि इसमें षडाष्टक दोष नहीं लगेगा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और मीन राशि का स्वामी गुरु होता है, सूर्य गुरु की मित्रता है, षडाष्टक दोष समाप्त हो जाएगा, मिलान को कर सकते हैं। और दोनों की नाड़ी एक है, नाड़ी दोष कंप्यूटर बता रहा है, अलग अलग नक्षत्र हैं, फिर भी यदि कुंडली मिलान बहुत अच्छा है, सबसे पहले तो भकुट के गुण जोड़ें, अगर गुण कम हैं तो भकुट के 7 गुण इसमें जुड़ जाएंगे तो वे तो प्लस हो ही जाएंगे और नाड़ी दोष भी इनमें नहीं लगेगा। जब एक नक्षत्र एक चरण है तब भी नाड़ी दोष नहीं है तो अलग अलग नक्षत्र अलग अलग चरण में नाड़ी दोष क्यों लगेगा। तो प्रैक्टिकली भी किसी विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। कई शास्त्रकार और आधुनिक विद्वान भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं और पुस्तकों में बाकायदा उन्होंने लिखा है कि दोनों का नक्षत्र एक ही नाड़ी में है, दोनों के नक्षत्र भी अलग अलग हैं, फिर भी उनको संतान भी हुई, उनका वैवाहिक जीवन भी उत्तम है और शारीरिक स्थिति अच्छी है। अब कई कई विद्वानों ने 5 ऐसे नक्षत्र हैं, इसके बारे में भी अलग से अगर आप देखेंगे तो अलग अलग इनका भी व्याख्या मिलेगी शास्त्रों में। अनुराधा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि में आता है, धनिष्ठा नक्षत्र जो है वह मकर और कुंभ राशि में आता है, हस्त नक्षत्र कन्या राशि में आता है, इसके बारे में भी बताया है, स्वाति नक्षत्र तुला राशि में आता है, इसके बारे में भी बताया है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र कुंभ और मीन राशि में आता है, 3 चरण कुंभ में, अंतिम चरण मीन में, से सो द 3 अक्षर कुंभ में और दी अंतिम, जैसे दीपिका नाम है, दीपक नाम है, तो चौथा चरण जो है वह मीन राशि में होता है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का। तो इन 5 नक्षत्रों को भी बताया है। कहीं कहीं विद्वानों ने भरणी, पूर्वाषाढ़ा और आश्लेषा के बारे में भी जानकारी लिखी है। तो शास्त्रों को जब तक नहीं पढ़ेंगे, ज्योतिष शास्त्र की पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे, जैसे भरणी नक्षत्र मेष राशि में आता है, पूर्वाषाढ़ा धनु राशि में आता है, आश्लेषा ये एक नया विषय है, इस वीडियो में जोड़ा है, इससे पहले ये जानकारी मैंने नहीं दी है। तो भरणी, पूर्वाषाढ़ा और आश्लेषा ये 3 नक्षत्र भी बताए हैं विद्वानों ने कि इनमें भी नाड़ी दोष नहीं देखा जाता है। तो कुल मिलाकर इस विषय को यदि समझें तो केवल नाड़ी दोष बहुत बड़ा विषय नहीं है, उसके अलावा कुंडली मिलान देखना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सी बार आप देखते हैं कि गुण बहुत अच्छे मिल रहे हैं फिर भी पंडित जी मना कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि वहाँ कुंडली की स्थिति अच्छी नहीं है, कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है। तो केवल मात्र अच्छा एक सूत्र और दिया है कि जो ब्राह्मण वर्ण की राशियां हैं कर्क वृश्चिक मीन, इनमें ही नाड़ी दोष देखा जाता है, ऐसी स्थिति भी लिखी है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, ऐसा नहीं है कि कर्क वृश्चिक मीन राशि में ही विशेषकर नाड़ी दोष देखना चाहिए, अन्य राशियों में भी लग सकता है नाड़ी दोष। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि राशि मित्रता है तो बहुत से दोष अपने आप ही कट जाते हैं। और राशि मित्रता के बारे में अनेक बार मैं अनेक वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी दे चुका हूँ। यदि वे वीडियो भी आप देखेंगे और आने वाले समय में भी जानकारी देता रहूँगा तो कुल मिलाकर मैंने जो नक्षत्र बताए हैं, 9 नक्षत्र तो एक बताए, फिर 5 नक्षत्र और बताए, फिर 3 नक्षत्र और बताए, तो कुल मिलाकर ये 17 नक्षत्र हो गए यूँ देखो तो ऐसी स्थिति में विद्वानों की राय लेवें। लेकिन वास्तव में स्थिति यह है कि शास्त्र को समझना बहुत ज़रूरी है और दोनों की नाड़ी एक है तब भी यह देखें कि कुंडली मिलान कैसा है, संतान होने में गुरु की भूमिका, आयु और स्वास्थ्य में शनि की भूमिका,
या कोई मारक दशा तो नहीं आने वाली है। मान लीजिए गुण तो बहुत अच्छे मिल गए, लेकिन कुछ समय बाद ही पति पत्नी में से एक की स्वास्थ्य वाली स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई, मारक दशा है, खराब दशा है, बुरी दशा है, तो गुण कितने ही अच्छे क्यों ना मिले, वहाँ जाकर स्थिति गंभीर हो जाती है। तो इस विषय को भी समझना बहुत ज़रूरी है। कुंडली मिलान, मेरा ऐसा मानना है कि 60% से अधिक महत्व कुंडली मिलान का है और 30 से 33% 35% स्थिति गुण मिलान की होती है। उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। और कुंडली में विशेषकर लग्न की स्थिति समझना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद नवमांश को देखना ज़रूरी है, फिर अन्य वर्गों को देखना ज़रूरी है, लेकिन भाव वाली स्थिति कुंडली में ही देखी जाती है। अन्य वर्गों में पूर्व में वीडियो में बता चुका हूँ कि जो नवमांश कुंडली है उसमें भाव नहीं देखे जाते हैं। इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है। वहाँ हम भाव देख लेते हैं कि नवमांश के दूसरे भाव में, नवमांश कुंडली के तीसरे भाव में, नवमांश कुंडली के चौथे भाव में, नवमांश कुंडली के पांचवें भाव में। तो इस स्थिति को भी मैं पूर्व में समझा चुका हूँ कि नवमांश कोई कुंडली नहीं होती है। नवमांश लग्न के ग्रहों की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। तो इस विषय को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ऐसे दर्शक जो इस चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं वे भी लाभ ले सकते हैं। वे कहीं इस नाड़ी दोष के उलझन में पड़े हुए हैं तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।